अगला समायोजन तो 10वें नंबर का हम लेने जा रहे हैं वो है डूबत ऋण। आप सभी जानते हैं डूबत ऋण क्या होता है, क्योंकि जर्नल एंट्री जब से चालू की जाती हैं तभी से डूबत ऋण आना चालू हो जाता है। आप देखते हैं कि व्यापार में विक्रय को बढ़ाने के लिए व्यापारी के द्वारा उधार विक्रय किया जाता है, और उधार विक्रय की एक सबसे बड़ी जोखिम यह है कि जो माल आपने उधार बेचा है उसका पैसा समय पर प्राप्त होगा या नहीं, या प्राप्त भी होगा या नहीं। तो जब कभी भी उधार विक्रय की राशि देनदारों से वसूल नहीं हो पाती तो उस हानि को कहा जाता है बैड डेट्स, डूबत ऋण। संस्था के लिए हानि है, अतः इसे लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। और ये किससे संबंधित है? देनदारों से संबंधित है, तो देनदारों को कम करके दिखाया जाएगा। लेकिन यहां पहले इसके जर्नल एंट्री की बात करें तो इसका जो समायोजन प्रविष्टि है वो एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट्स आपकी हानि है इसलिए उसे डेबिट किया गया है और डेटर में इससे कमी होती है। अब बात करें अगर अंतिम खातों में समायोजन की, तो अंतिम खातों में अगर समायोजन देखा जाए तो डूबत ऋण को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में और साथ ही चिट्ठा बनाते समय संपत्ति पक्ष में देनदारों से कम किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये डूबत ऋण नीचे दिए गए हैं तलपट के नीचे, तो बिल्कुल ये लाभ हानि खाते में भी हानि के रूप में लिखे जाएंगे और साथ ही साथ देनदारों में चिट्ठे में से देनदारों में से कम किए जाएंगे। लेकिन यही बैड डेट्स अगर ऊपर तलपट में है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब वो देनदारों में से कम किए जा चुके हैं, फिर वो केवल लाभ हानि खाते में ही दिखाए जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं उन बैड डेट्स की जो बैड डेट्स आपको तलपट के नीचे यानी समायोजन के रूप में दिए जाते हैं। अगला है डूबत ऋण प्रावधान। इसके साथ साथ ही डूबत ऋण प्रावधान को समझ लेते हैं, फिर इन दोनों से रिलेटेड एक एग्जांपल हम हल करेंगे। डूबत ऋण प्रावधान क्या है? जैसा कि रूढ़िवादिता अवधारणा में आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि रूढ़िवादिता अवधारणा इस मान्यता को लेकर चलती है कि भविष्य में अगर कोई हानि होने वाली हो और उस हानि को व्यवसाय ने ज्ञात कर लिया हो कि हाँ इस तरह की हानि होने की संभावना है, तो उस हानि को आज ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जबकि लाभों को वास्तविक रूप में तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो लाभ वास्तविक रूप में प्राप्त होंगे। तो रूढ़िवादिता अवधारणा को लेकर ही डूबत ऋण प्रावधान की बात की जाती है। कैसे? आप सभी जानते हैं कि साल के अंत में कुछ ना कुछ देनदार हमारी बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। वो देनदार कौन से देनदार होते हैं? जिस माल का विक्रय हमने इस वर्ष उधार किया है वो देनदार होते हैं। लेकिन उनसे रकम वसूली कब होगी? अगले वर्ष वसूल होगी। तो उनमें से कुछ पैसा डूबेगा या मिल जाएगा इसका पता भी अगले साल चलेगा। लेकिन ये विक्रय इस साल हुआ है तो आय में ये इस साल शामिल है। तो इस साल की अगर कोई हानि भी हो, इन देनदारों से अगर कोई हानि भी हो, तो वो इस साल के लेखों में शामिल होना चाहिए। लेकिन वो अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन संभावनाओं के आधार पर, गत वर्षों के अनुभवों के आधार पर कुछ परसेंटेज देनदारों का इस साल ही डूबत ऋण मान लिया जाएगा, जो डूबा नहीं है बल्कि डूबने की संभावना है। तो संभावना के आधार पर आप अपने देनदारों पर एक निश्चित प्रतिशत से राशि मान लेते हैं कि 5% या 2% या 10% राशि डूबने की संभावना है। इसे ही डूबत ऋण प्रावधान कहा जाता है। भविष्य में अगर हानि होगी तो हानि को इस खाते से चार्ज कर लेंगे और हानि नहीं होगी तो इसे आय मानते हुए पीएनएल के क्रेडिट में लिख देंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, चालू वर्ष के अंत में देनदार जो शेष बचे हैं उनसे राशि अगले वर्ष प्राप्त होगी। इस साल के एंड में जो डेटर हैं वो विक्रय का तो इस साल का भाग है, लेकिन उनसे राशि कब वसूल होगी? अगले साल वसूल होगी। अगर कोई राशि डूबती है तो इसका पता सही रूप से तभी चल पाएगा जब यह हानि होगी, यानी यह पैसा जब आपको प्राप्त होगा। अतः सही लाभ हानि की गणना करने हेतु इस राशि का अनुमान लगाकर इसे लाभ हानि खाते से चार्ज कर लिया जाता है। अब ये हानि तो होगी तो अगले साल, लेकिन इसका संबंध किस वर्ष से है? इस वर्ष से है। तो सही लाभ हानि का निर्धारण करने के लिए यह मान लिया जाता है कि यह हानि होगी और उसका कुछ निर्धारित अनुमान लगाकर उसे लाभ हानि खाते से चार्ज कर लिया जाता है। इसे ही डूबत ऋण प्रावधान कहते हैं। और इसकी जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब बात आती है इसे दिखाने की, तो लाभ हानि खाते के से डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा और साथ ही साथ इस देनदारों में न्यू पीबीडी यानी न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से देनदारों में से कम किया जाएगा। तो हम बात करें दो समायोजनों की। इससे पहले हमने पढ़ा डूबत ऋण। डूबत ऋण पीएनएल के डेबिट में भी आएगा और साथ ही साथ
देनदारों में से कम किया जाएगा अगर डूबत ऋण नीचे दिया हुआ है तो। इसी तरीके से अगर बात करूं, अब बात कर रहे हैं हम डूबत ऋण आयोजन की। डूबत ऋण आयोजन क्या है? जिसमें हमने ये मान लिया है कि हमारे जो देनदार इस बार है इसका कुछ निश्चित प्रतिशत अगले साल डूबेगा, तो उस हानि को हम इस साल की हानि मानकर उसे पीएनएल से चार्ज कर लेते हैं। तो इसको भी पीएनएल में हानि के रूप में दिखाया जाएगा। डूबत ऋण का मतलब जो डूब गया और डूबत ऋण आयोजन का मतलब जो डूबने की संभावना है, और साथ ही साथ इसे देनदारों में से कम किया जाएगा। आइए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं। एक व्यापारी का तलपट निम्न शेष प्रकट करता है। डेटर कितने के? 31,000 के। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 2,000। स्टूडेंट्स, ये प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है जो हमने पिछले साल बनाया था, यानी कि हमने ऐसा माना था कि पिछले साल 2,000 रुपए की राशि देनदारों में से डूबेगी, तो वो शेष अभी तक हमारे पास बचा हुआ है। इसे कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। जो तलपट में दिया जाता है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं पुराना आयोजन, ओल्ड प्रोविजन। और बेड डेट्स 2,000। सबसे बड़ी बात, इन्हें कहा जाएगा तलपट वाले डूबत ऋण। अभी जो डूबत ऋण मैंने पढ़ाए वो थे समायोजन वाले डूबत ऋण, जैसे ये दे रखे हैं। 1,000 रुपए अतिरिक्त डूबत ऋण हुआ। इसमें और इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। ये वाले जो बेड डेट्स है वो इस डेटर में से पहले से ही लेस है, आपको लेस नहीं करने हैं, केवल इसको पीएनएल अकाउंट में दिखाना है, क्योंकि तलपट कीमत को सिर्फ एक जगह दिखाया जाता है। ये ऑलरेडी इसमें से लेस है। लेकिन ये जो 1,000 रुपए नीचे बेड डेट्स हैं, ये देनदारों में से लेस नहीं है। इसको आपको देनदारों में से भी लेस करना है और पीएनएल में से तो दिखाना ही दिखाना है। साथ ही साथ बोल रहा है देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन बनाइए। आपको देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन बनाना है। इसकी जर्नल एंट्री भी मैं आपको समझाना चाहूंगा, और साथ ही साथ फिर इसको पीएनएल में किस तरीके से दिखाएंगे और बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाएंगे, वो सारी बातें आप ध्यान से समझें। सबसे पहले 1,000 रुपए डूबा है, ये डूबा है, ये डूब चुका है, इसका एंट्री सिस्टम वगैरह सब कुछ हो चुका है। केवल इसके एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री होगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिसका अमाउंट होगा 1,000 रुपए। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 1,000 रुपए। आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर इनकी एंट्री क्यों नहीं की? इनकी तो कर चुके हैं, तभी तो ये तलपट में आया है। तलपट कैसे बनता है? जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद बैलेंस निकलते हैं, वो बैलेंस आकर तलपट में लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब इसकी एंट्री हो चुकी है, तभी तो ये तलपट में आया। तो इसकी एंट्री आपको नहीं करनी है, केवल आपको नीचे जो समायोजन में दिया गया है उसकी एंट्री करनी है। अब टोटल बेड डेट्स हो गए स्टूडेंट्स आपके पास 3,000। 2,000 जो तलपट में है और 1,000 जो नीचे हुए हैं। नीचे वाले बेड डेट्स और इस बेड डेट्स में दोनों में फर्क इतना ही है, ये देनदारों में से घट चुका है और ये घटना बाकी है, बस इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। तो इन दोनों ही बेड डेट्स को वैसे तो पीएनएल में ले जाया जाता है, लेकिन जब आपने पहले से प्रोविजन बना रखा है तो बेड डेट्स को प्रोविजन में ले जाया जाएगा, जिसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, जिसका अमाउंट है 3,000 रुपए। 3,000 कैसे? 1,000 और 2,000। अब ये वाली एंट्री कैसे निकल कर आई है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। इसको समझने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला आप हमेशा यूज करें। बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये हमेशा ध्यान रखें। ये क्यों बना, इसका रीजन भी आपको बताएंगे। जैसे बेड डेट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 3,000 रुपए। न्यू प्रोविजन की बात करूं तो 31,000 के देनदार हैं, लेकिन अब 31 के नहीं, अब देनदार मात्र 30,000 रुपए के हैं, क्योंकि 1,000 रुपए और डूब गया। इस पर 5% और डूबने की संभावना है, तो 30,000 का 5% होता है 1,500 रुपए प्लस 1,500। अब समझ लें। और ओल्ड प्रोविजन जो आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, वो दिया गया है 2,000 रुपए, तो ये निकल कर आता है 2,500। ये आपका ओरिजिनल घाटा है जो पीएनएल से चार्ज होगा। और इस 2,500 में बेड डेट्स भी आ गए, न्यू प्रोविजन भी आ गया, ओल्ड प्रोविजन भी आ गया। ऐसा क्यों किया, इसे मैं समझाना चाहूंगा। बेड डेट्स की 3,000 रुपए हानि है, ये आपको समझ में आ रही होगी। 1,500 रुपए और डूबने की संभावना है, तो कुल हानि इस वर्ष की हो गई 4,500 रुपए, जिसमें से 2,000 का आयोजन आपने पहले ही बनाया हुआ है। ये पिछले साल के आपने हानि की संभावना के लिए कोष बनाया था, इस कोष को अब काम में लेंगे, तो हमें हानि हो रही है 4,500 और हमने पिछले साल का कोष बना रखा है 2,000, तो वास्तविक हानि 2,500 रुपए वो पीएनएल में जाएगी, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 2,500 रुपए। उसके लिए हमेशा आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब इसे पीएनएल में कैसे शो करेंगे ढंग से सीख लें, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में हम ऐसे ही शो करने वाले हैं। सबसे पहले बेड डेट्स लिखा, जो
कैलकुलेशन मैंने यहां की है वो ही कैलकुलेशन मैं इसमें दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने बेड डेट्स 2000 लिखा, उसके बाद में फर्दर बेड डेट्स कितना 1000 रुपए, तो टोटल बेड डेट्स हो गए 3000। न्यू प्रोविजन कितना 1500 रुपए। कैसे निकाला था ये देखिए, 31,000 में से 1000 रुपए घटा दीजिए जो फर्दर बेड डेट्स है, तो आपके देनदार बचेंगे 30,000। उसका 5%, जैसा कि कह रहे हैं कि डूबत ऋण पर आपको 5% आयोजन बनाना है, तो 5% आयोजन बना लीजिए। और 5% आयोजन बनाने के बाद 1500 रुपए आपका न्यू प्रोविजन आता है। तो कुल हानि कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 4500 रुपए। 3000 डूब गए, 1500 डूबने की संभावना है, और 2000 रुपए का कोष आपने पहले से बनाया हुआ है, तो इस बार का लॉस होगा 2500 रुपए। इस तरीके से पीएनएल में शो करना है बेड डेट्स को, फर्दर बेड डेट्स को, और उसमें ओल्ड न्यू प्रोविजन जोड़ते हुए ओल्ड प्रोविजन को लेस करना है। रीजन मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर बता दूं, बेड डेट्स हमारी हानि है, न्यू प्रोविजन हमारी हानि है, दोनों हानियों को जोड़कर, और उसके लिए पहले से जो कोष हम पिछले साल पहले से जो पीएनएल से चार्ज कर चुके हैं उसे घटाकर बाकी जो बचेगा। एक आपके दिमाग में प्रश्न और मैं बताना भी चाहूंगा कि मान लीजिए ये जो ओल्ड प्रोविजन है वो 2000 की बजाय यहां 5000 होता तो हानि कम होती, और जो कोष है वो ज्यादा होता, तो 500 रुपए पीएनएल में इनकम की तरफ लिखे जाते। बिल्कुल ये ध्यान रखें, जब ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होता है तो मतलब कि लाभ हो गया, तो एक तरीके से पिछले साल हमने ज्यादा चार्ज कर लिए तो फिर उसे इनकम की तरफ लिखना है। बैलेंस शीट में डेटर को कैसे दिखाया जाएगा? 31,000 के डेटर हैं, फर्दर बेड डेट्स 1000 हैं। आप बोलेंगे नहीं सर बेड डेट्स तो 3000 है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि 2000 के पहले से ही घटे हुए हैं, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। और साथ ही साथ 30,000 में से 1500 रुपए और घटने की संभावना है, मतलब और डूबने की संभावना है 1500 रुपए, तो वो और कम कर दीजिए, तो आपके देनदार आ जाएंगे 28,500। तो न्यू पीवीडी को एक तो देनदारों में से घटाया जाता है और एक पीएनएल के रूप में लिखा जाता है। बेड डेट्स को एक तो पीएनएल में लिखा जाता है और एक डेटर में से घटाया जाता है, लेकिन कौन से वाले? फर्दर वाले। अगर तलपट वाले बेड डेट्स हैं तो वो केवल पीएनएल में ही लिखे जाएंगे। इसी के साथ आपका डूबत ऋण प्रावधान पूरा होता है। अब अगला प्रोविजन लेते हैं और लास्ट एंड फाइनल समायोजन है देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान। पहली बात तो इसकी आवश्यकता क्या है? देनदारों को आप सभी जानते हैं कि व्यापारियों द्वारा बट्टा दिया जाता है, और उन देनदारों को बट्टा दिया जाता है जो कि समय से पहले भुगतान व्यापारी को कर देंगे। यानी ऐसे ग्राहक जो कि हमने मान लीजिए उन्हें 30 दिन का समय दिया, लेकिन वो 10 दिन में ही हमें या 5 दिन में ही हमें जरूरत पड़ने पर पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से उन्हें कुछ राशि की छूट दी जाती है जिसे यहां पर बट्टा कहा जाता है। उसका भी पहले से प्रावधान, यानी कि साल के अंत में जो देनदार हैं उनमें से कुछ आने वाले समय में जल्दी पेमेंट कर देंगे तो हमें उन्हें बट्टा देना पड़ेगा, तो उसकी भी व्यवस्था आप कर सकते हैं। ये भी एक हानि है, इसे भी पीएनएल से चार्ज किया जाता है। लेकिन एक फर्क है डूबत ऋण प्रावधान में और बट्टा आयोजन में, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि जो डूबत ऋण प्रावधान है वो कुल देनदारों पर बनाया जाता है, लेकिन जो बट्टा प्रावधान है वो केवल अच्छे देनदारों पर बनाया जाता है। इसका मतलब जब कभी भी बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दोनों एक साथ आ जाएं तो पहले पूरी कैलकुलेशन प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की होगी, उसके बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार देनदारों को समय से पूर्व भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बट्टा दिया जाता है। इस बट्टे के लिए जो प्रावधान संस्था द्वारा बनाया जाता है वह देनदारों पर बट्टा आयोजन कहलाता है। ये बात मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। बट्टा आयोजन सदैव कौन से देनदारों पर बनाया जाता है? अच्छे देनदारों पर बनाया जाता है, यानी कि बेड डेट्स घटाने के बाद, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स घटाने के बाद, अर्थात देनदारों से डूबत ऋण व डूबत ऋण प्रावधान घटाने के बाद जो शेष अच्छे देनदार बचेंगे उन्हीं पर देनदार बट्टा आयोजन बनाया जाएगा। और जनरल प्रविष्टि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और कहां दिखाया जाएगा? पीएनएल में हानि के रूप में, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में डेटर में से कम किया जाएगा। आइए इसे भी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यापारी का तलपट निम्न शेष प्रकट करता है जिसमें आपको डेटर दे रखे हैं स्टूडेंट्स 51,000 रुपए, 1,000 रुपए का डूबत ऋण हुआ, 5% डूबत ऋण आयोजन और 2% बट्टा आयोजन। फिर से फर्दर बेड डेट्स आ गया, तो सबसे पहले इसके एंट्री में आपको बताना चाहूंगा बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिसका अमाउंट होगा 1,000 रुपए। उसके बाद में अगर बात करूं तो पहले डूबत ऋण आयोजन बनाया जाएगा, तो 51,000 में से 1,000 का बेड डेट्स घटा दीजिए क्योंकि फर्दर है, अगर तलपट में होता तो नहीं घटाते। तो 50,000 के देनदारों पर कितना प्रतिशत डूबत ऋण आयोजन बनाना है? 5% डूबत ऋण आयोजन, यानी 2500 रुपए आपको डूबत ऋण आयोजन बनाना है। तो यहां बात की जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, 2500 रुपए डूबने की और संभावना है।
अब अगर मैं बात करूं तो अब मैं बात करना चाहूंगा अच्छे देनदारों की। अच्छे देनदार कैसे होंगे? 50,000 में से 2500 रुपए और घटा दीजिए तो अब आपके अच्छे देनदार बचे 47,500 रुपए, जिस पर आपको 2% बट्टा आयोजन बनाना है। और 2% बट्टा आयोजन अगर आप बनाते हैं तो वो राशि आती है 950 रुपए, यानी 47,500 में से आप अपने देनदारों को 950 रुपए बट्टा देने की संभावना मानते हैं। ये भी एक हानि है जिसकी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा, 950 रुपए। पीएनएल में किस तरीके से दिखाएंगे? तो अभी अभी मैंने आपको बताया बेड डेट्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। बेड डेट्स में न्यू प्रोविजन को जोड़कर उसमें से ओल्ड प्रोविजन को घटाते हैं, लेकिन हमारे पास इस एग्जांपल में कहीं पर भी ओल्ड प्रोविजन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप बेड डेट्स को अलग दिखा दें और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को अलग दिखा दें, क्योंकि जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां अगर बात की जाए तो ये देखिए बेड डेट्स आ गया और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आ गया घटाने। और अगर आप इन दोनों को जोड़ के भी दिखा दें तो भी ठीक है, घटाने के लिए कुछ है नहीं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को अलग से दिखाएंगे, 950 रुपए, तीनों ही हमारी हानि है। अब बात करते हैं डेटर, तो डेटर में तीनों से कमी होगी। पहले फर्दर बेड डेट्स घटाएंगे, फिर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स घटाएंगे, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर घटाएंगे। इन तीनों को घटाने के बाद आपके देनदार बचते हैं 46,550 रुपए। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके पूरे के पूरे समायोजन कंप्लीट होते हैं। एक बार सार के रूप में आपकी पाठ्य पुस्तक में भी पीछे जो एंड में है सारे समायोजनों की एंट्रीज और उन्हें किस तरीके से अंतिम खातों में दिखाया जाता है उसके बारे में समझाया गया। तो उस टेबल को मैं लेकर आपको एक बार संक्षिप्त रूप में सारी चीजों को रिवाइज कराना चाहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह की टेबल आपकी बुक में दी गई है स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की समायोजन प्रविष्टि होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और साथ ही इसे कहां दिखाया जाता है? एक तो व्यापार खाते, लाभ हानि खाता व्यापार खाता जॉइंट में बनता है, इसलिए यहां लाभ हानि खाता लिखा हुआ है। व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में और साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाया जाता है। दूसरा समायोजन है बकाया व्यय, जिसकी समायोजन प्रविष्टि होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और क्या किया जाता है? लाभ हानि खाते या व्यापार खाते में संबंधित व्यय में जोड़ा जाता है और साथ ही इसे कहां दिखाया जाता है? दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसकी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। ये तो इसकी समायोजन प्रविष्टि है और उसके बाद में इसे लाभ हानि खाते में या व्यापार खाते में संबंधित व्यय में से घटाया जाता है और साथ ही साथ चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं उपार्जित आय। उपार्जित आय ऐसी आय जो कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, इसकी समायोजन प्रविष्टि एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इसे संबंधित आय में लाभ हानि खाते में जोड़ा जाता है और साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाया जाता है। अग्रिम प्राप्त आय, जिसकी एंट्री होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम या एडवांस इनकम। इसे संबंधित आय में से क्या करेंगे? घटाएंगे लाभ हानि खाते में और साथ ही साथ चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, एक बात आपको बताना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 2 से लेकर पॉइंट नंबर 5 की क्या की जाती है? विपरीत प्रविष्टि की जाती है, केवल इन 4 मदों की ध्यान रखना। और विपरीत प्रविष्टि आपके लिए बहुत आसान है याद करना, क्योंकि जो समायोजन प्रविष्टि है उसकी जस्ट उल्टी क्या की जाती है? विपरीत प्रविष्टि की जाती है। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की विपरीत प्रविष्टि अगले वर्ष के प्रारंभ में होती है, जो होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप जानते हैं संपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स और इसे पीएनएल के डेबिट में दिखाया जाएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट में असेट्स में से कम किया जाएगा। नेक्स्ट है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, अभी पढ़ा है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स पीएनएल के डेबिट में दिखाया जाएगा और देनदारों में से कम किया जाएगा। देनदारों पर बट्टे के लिए प्रावधान, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और साथ ही साथ इसे पीएनएल के डेबिट में दिखाया जाएगा, लाभ हानि खाते के डेबिट में, और देनदारों में से कम किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रबंधक को कमीशन, हम अपने मैनेजर को वेतन के अलावा कमीशन भी देते हैं और उस कमीशन की गणना 2 तरीके से होती है, वो आपको बता दी गई है। समायोजन प्रविष्टि की बात करें तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ये आउटस्टैंडिंग क्यों होता है? क्योंकि लाभों पर निर्धारित होता है, लाभ साल के अंत में निकलते हैं, तो इस साल का कमीशन हम इस साल नहीं दे पाते, वो अगले साल देते हैं, तो वो इस साल के लिए बकाया होगा। और बकाया व्ययों को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है और पीएनएल में खर्चे के रूप में दिखाएंगे। पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए खर्चा है, जिसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और साथ ही साथ पूंजी में जोड़कर दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है।
अतिरिक्त डूबत ऋण बेड डेट्स अगर नीचे समायोजन में दिया जाए तो जिसकी एंट्री होगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और साथ ही साथ इसे पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में डेटर में से कम करेंगे। लास्ट एंड फाइनल समायोजन जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं है लेकिन क्वेश्चंस में दिया गया है, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए आय है, इसकी समायोजन प्रविष्टि होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि संस्था के लिए इनकम है। और अगर इसके समायोजन की बात करें स्टूडेंट्स तो पीएनएल के तो क्रेडिट में दिखाया जाएगा क्योंकि आय है, और ड्राइंग में जोड़कर कैपिटल में से घटाया जाएगा, या साधारण आप कह दें इसे पूंजी में से घटाया जाता है ड्राइंग। जिस तरीके से आप ड्राइंग को घटाते हैं उसी तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैपिटल में से लेस कर दें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके समायोजन पूरे होते हैं।